सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपने जो गुर्जर प्रतिहार का चैप्टर कंप्लीट किया था, गुर्जर प्रतिहार का चैप्टर कंप्लीट किया था। राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर था गुर्जर प्रतिहार। इसमें अपने दो वीडियो बनाए थे। पहला वीडियो बना था जो शुरुआत से लेकर वत्सराज तक बना था, मतलब त्रिकोणीय संघर्ष के जिक्र अपने पहले वीडियो में किया था। त्रिकोणीय संघर्ष का जिक्र अपने किया था। जो दूसरा वीडियो बनता है वो बनता है नागभट्ट सेकंड से बनता है और अंतिम शासक यशपाल तक बनता है। आज अपने जो शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के चौहान वंश की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान के चौहान वंश की शुरुआत कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ये शुरुआत करते हैं राजस्थान के चौहान वंश की। तो सबसे पहले उत्पत्ति। इनके एक कवि था जिसका नाम था जयानक। उत्पत्ति की बात करें तो इनके एक कवि था जिसका नाम था जयानक। इस जयानक कवि की एक रचना थी जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय के अनुसार बताया गया कि एक चहमान शब्द होता है, एक चहमान शब्द होता है। इस चहमान शब्द से आगे जाकर एक व्यक्ति का नाम पड़ता है और उस व्यक्ति का नाम भी चहमान बनता है। उस व्यक्ति का नाम भी चहमान पड़ता है। उस व्यक्ति का नाम चहमान पड़ता है। इस व्यक्ति का नाम के बाद ही संभवतः बताया गया कि यह नाम आगे जाके चौहान बना और चौहान वंश की स्थापना होती है। ठीक है, जैनक कवि पृथ्वीराज विजय के अनुसार। आगे इनकी बात करें तो जो बिजोलिया जो शिलालेख है 1170 में बनता है बिजोलिया शिलालेख। अब ये जो बिजोलिया शिलालेख है तो ये किससे संबंधित था? तो याद रखना ये सोमेश्वर से संबंधित था। सोमेश्वर से संबंधित था। इसमें बताया गया कि इसको आधार मानते हैं। इसको आधार कौन मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसको आधार मानते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसको आधार मानते हैं और इसको आधार मानकर इसको बताते हैं कि चौहान थे वो चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वो क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण दशरथ शर्मा के अनुसार, या इनको बोलते हैं ब्राह्मण वंशीय बताया किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने आधार माना बिजोलिया शिलालेख जो सोमेश्वर से संबंधित था। इसको आधार मानते हैं। आगे जाके इनकी उत्पत्ति के बारे में और चर्चा होती है। तो पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित और एक पृथ्वीराज तृतीय का एक अभिलेख है जिसका नाम है बेदला अभिलेख। इस अभिलेख और इन रचनाओं के आधार पर बताया गया कि जो ये चौहान थे ये थे सूर्यवंशी। इनको सूर्यवंशी किसने बताया? तो आधार माना पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य सुरजन चरित पृथ्वीराज तृतीय का बेदला अभिलेख के अनुसार ये सूर्यवंशी था। और डॉक्टर ओझा भी इनको क्या मानते हैं? डॉक्टर ओझा भी इनको सूर्यवंशी मानते हैं। ही मानते हैं। अब आगे जाकर इनको एक नाम और पड़ता है। इनका नाम पड़ता है चंद्रवंशी भी मानते हैं। कुछ विद्वान इनको चंद्रवंशी भी मानते हैं। तो चंद्रवंशी का जिक्र करते हैं। चंद्रवंशी कौन मानते हैं? तो देखिए 1177 का एक हास्य अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार जो चौहान थे वो क्या थे? चंद्रवंशी थे।
हांसी अभिलेख के अनुसार, हांसी अभिलेख कहाँ है तो ये याद रखना अचलेश्वर मंदिर में, अचलेश्वर मंदिर में है, अचलेश्वर मंदिर में स्थापित है। अचलेश्वर मंदिर मतलब माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में अचलेश्वर मंदिर है, वहाँ पर हांसी अभिलेख है। इसके अनुसार चौहान को चंद्रवंशी बताया था। आगे जाकर इनके बारे में बात करें तो जो कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जो जेम्स टोड था, जेम्स टोड, वो बताते हैं कि ये तो विदेशी थे। वो कहते हैं जी चौहान तो विदेशी थे। और भाटी और चारणों द्वारा इनको क्या बताया गया तो इनको अग्निवंशी बताया गया। भाटी व चारणों द्वारा चौहानों को अग्निवंशी बताया गया। अब अग्निवंशी भाटी और चारणों की किन के बारे में, इनकी जो वंशावली थी, वंशावली भाटी चारणों की जो वंशावली थी उसमें अग्निवंशी बताया। अब ये क्या किसको आधार मानते हैं, अग्निवंशी का आधार भी तो मानते हैं। तो ये चंद बरदाई की रचना थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, इसको आधार मानकर इनको अग्निवंशीय बताते हैं। ठीक है, जेम्स टोड इनको विदेशी बताते हैं। अब आगे जाकर डॉक्टर भंडारकर होते हैं, डॉक्टर भंडारकर इनके बारे में बताते हैं कि ये तो खज जाति से उत्पन्न है। खज जाति को बताते हैं भंडारकर कि खज जाति से संबंधित कौन थे तो चौहानों को बताया भंडारकर ने। ठीक है, सेवाड़ी का अभिलेख था, एक सेवाड़ी का अभिलेख नहीं लेख था, सेवाड़ी का लेख था। इस सेवाड़ी के लेख में बताया गया कि ये इंद्र के वंशज थे। ठीक है, इन बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। काफ़ी बार इनको क्या बताया गया था जो एग्जाम में था, ये हूबहू इनकी वंशावली या उत्पत्ति के बारे में पूछ लिया जाता है। आगे जाके जो हर्षनाथ अभिलेख एक और है, हर्षनाथ इस हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार बताया कि जो इनकी प्राचीनतम राजधानी चौहानों की प्राचीनतम राजधानी का जिक्र किया। इन्होंने बताया कि इनकी राजधानी थी अंतपुर, इनकी प्राचीनतम राजधानी थी अंतपुर जो सीकर जिले में पड़ती है। सीकर जिले में अंतपुर हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार बताया था। और सुंधा माता अभिलेख के अनुसार, सुंधा माता अभिलेख के अनुसार इनको किसकी संतान बताते हैं तो महर्षि विशिष्ट की आंख से उत्पन्न बताते हैं। महर्षि विशिष्ट आंख से उत्पन्न बताते हैं, महर्षि विशिष्ट की आंख से उत्पन्न चौहानों को बताते हैं। ठीक है, तो इनकी जो उत्पत्ति है वो याद रखना। अब आगे बात करते हैं इनकी जो राजधानी की चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर आगे काफ़ी है, सबसे पहले राजधानी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। राजधानी, छोटी सी बात याद रखना, राजधानी। तो इनकी देखो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, प्रारंभिक राजधानी का जिक्र करें तो थी अहिछत्रपुर। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर। तथा जो वासुदेव चौहान था उसने किसको राजधानी बनाया तो उसने बनाया सांभर को राजधानी बनाता है, वो बनाता है सांभर को राजधानी। और अजय राज उसने राजधानी बनाते हैं अजमेर को। तो देखो ये 3 राजधानियों का जिक्र किया, ये लास्ट तक याद रखना। ठीक है, और इनकी जो कुल देवी थी उसी को बोलते हैं शाकंभरी माता, उसको बोलते हैं शाकंभरी माता। ठीक है, आप शुरुआत करते हैं अपने आगे जाके चौहान वंश में शाकंभरी या सांबर के चौहान। किनकी बात करते हैं अपने, शाकंभर या बोलते हैं इनको सांभर के चौहान।
शाकंभर या सांबर के चौहानों का अपना जिक्र करते हैं। तो देखो सबसे पहले इनको बिजोलिया शिलालेख और एक रचना थी कवि था राजशेखर जिसकी रचना थी प्रबंध कोश, जो ग्रंथ था प्रबंध कोश। इन दोनों के अनुसार बताया कि जो इनका जो मूल स्थान था, इनका चौहानों का जो मूल स्थान था वो था सांबर। क्या था? सांबर, या इसी को बोलते हैं सपालदक्ष। और यहाँ का संस्थापक बताते हैं, इस संस्थापक की बात करें तो वो कहते हैं कि यहाँ का संस्थापक था वासुदेव चौहान, यहाँ के संस्थापक थे। ठीक है, तो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर के चौहानों की नींव रखते हैं। सांबर के चौहानों की नींव रखते हैं, ये बात याद रखना, नींव रखते हैं। ठीक है, इनकी नींव कब रखी गई? 551 में। किनके द्वारा? तो वासुदेव चौहान के द्वारा। कौन से चौहान? तो शाकंभर या सांबर के चौहानों की नींव रखी गई। और इसकी जो आधार माना गया वो बिजोलिया शिलालेख और कवि राजशेखर की प्रबंध कोश के आधार पर इनके बारे में बताया गया। आगे जाकर जो वासुदेव जो चौहान था उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया। वासुदेव चौहान ने आगे जाकर एक झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था सांबर झील। इस सांबर झील के बारे में भी हमें जानकारी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलती है। बिजोलिया शिलालेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो देखो शाकंभरी के चौहानों में महत्वपूर्ण ये था वासुदेव चौहान के बारे में। अब आगे जाके जो राजा बनते हैं तो क्रमशः याद रखना एक व्यक्ति जो जयराज, इसके बाद सांबर का चौहान बनता है। उसके बाद विग्रहराज प्रथम राजा बनता है। चंद्रराज प्रथम शासक बनता है और इसके बाद शासक बनता है गोपेंद्र राज। तो देखो ये क्रम याद रखना, क्रम इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ज़्यादा विशेष बात नहीं है। अब गोपेंद्र नाथ के बाद का जो शासक था वो था दुर्लभ राज। ये इंपॉर्टेंट है, दुर्लभ राज इंपॉर्टेंट है। तो दुर्लभ राज के बारे में पढ़ते हैं। दुर्लभ राज, ये तो दुर्लभ राज था, आपको याद होगा ये था गोपेंद्र नाथ का बेटा था। ठीक है, गोपेंद्र नाथ का तो बेटा था। अब दुर्लभ राज को याद रखना, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। किस चैप्टर में? गुर्जर प्रतिहारों में अपने इसका जिक्र किया था। तो गुर्जर प्रतिहारों में इनका जिक्र तो किया था। अब क्या जिक्र किया था? तो ये जो दुर्लभ राज था वो सामंत था गुर्जर प्रतिहारों का। अब गुर्जर प्रतिहारों में किसका सामंत था? तो ये वत्स राज का सामंत था। कौन? दुर्लभ राज। ठीक है, वत्स राज का सामंत था। और दुर्लभ राज की एक विशेष बात याद रखना, जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है गुर्जर प्रतिहारों में कन्नौज को लेकर, उसमें भाग लेने वाला दुर्लभ राज पहला व्यक्ति था, ये याद रखना। ठीक है, और इसने धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध भी किया था। अब ये धर्मपाल था पाल वंश का शासक था, जो त्रिकोणीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से लड़ा था। तो दुर्लभ राज का याद रखना, वत्स राज का क्या था? सामंत था। अब दुर्लभ राज में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात जो सबके सामने निकल के आती है, तो देखो इम्पोर्टेंट बात यह है कि चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके काल में होता है? तो वो होता है दुर्लभ राज के काल में।
चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण दुर्लभ राज के काल में होता है। अब दुर्लभ राज के बाद एक शासक बनता है जिसका नाम था गुवक प्रथम। अब ये गुवक प्रथम भी किसका सामंत था, तो याद रखना जो गुवक प्रथम है तो ये सामंत था नागभट्ट द्वितीय का, नागभट्ट सेकंड का सामंत था, नागभट्ट द्वितीय का शासक सामंत था। अब गुवक प्रथम ने भी एक उपाधि मिलती है, गुवक प्रथम को एक उपाधि मिलती है, ये उपाधि मिलती है वीर की। उपाधि किसकी मिलती है, वीर की। अब देखो वीर की उपाधि किसने दी, तो नागभट्ट द्वितीय ने इसको वीर की उपाधि देते हैं। अब वीर की उपाधि किस उपलक्ष्य में, तो नागभट्ट द्वितीय ने क्या कि कन्नौज को विजय कर लेते हैं, कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में, कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में इनको वीर की उपाधि देते हैं। कौन, नागभट्ट द्वितीय गुवक प्रथम को। ठीक है, आगे जाके जो गुवक प्रथम है, आगे जाके याद रखना जो गुवक प्रथम है उसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो था चौहान शासक गुवक प्रथम। ठीक है, अब जो ये हर्षनाथ मंदिर है इसमें वंशावली मिलती है। वंशावली कब तक के शासकों की मिलती है, तो इनमें वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक की वंशावली मिलती है। ठीक है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद शासक बनता है चंद्रराज द्वितीय तथा उसके बाद शासक बनता है गुवक द्वितीय। ठीक है, गुवक द्वितीय। ज़्यादा कुछ ज़्यादा इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें नहीं हैं, एक दो लाइन हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो गुवक प्रथम का अपने बात कर लेते हैं, गुवक प्रथम। तो गुवक द्वितीय की बात कर लेते हैं। तो गुवक द्वितीय ने कन्नौज के शासक, जो कन्नौज का शासक था भोजराज। इस कन्नौज के शासक भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह किया था, अपनी बहन कलावती का विवाह किया था। किसने, गुवक द्वितीय ने। ठीक है, ये बात भी याद रख लेना, इनकी एक एक लाइन है वो याद रखते जाना। गुवक द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी बनता है चंदन राज। इसके बाद बनता है चंदन राज। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने एक लाइन इनकी याद रखना, दिल्ली के तोमर शासकों को हराया था। ठीक है, दिल्ली के तोमर शासकों को हराया था, ये बात इनकी याद रखना। अब इनके बाद चंदन राज का उत्तराधिकारी बनता है वाघपति। इनका चंदन राज का उत्तराधिकारी बनता है वाघपति राज प्रथम। देखो मैं कंप्लीट जिक्र कर रहा हूँ, कई बार इनका क्रम पूछ लेता है, इसलिए जो क्रम है वो मैं एक एक लाइन की जरूर है वो सारा जिक्र कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो वाघपति राज थे जिन्होंने प्रतिहारों को हराया था, इनमें बात याद रखना। देखो प्रतिहारों के सामंत थे कौन, चौहान। तो प्रतिहारों को परास्त करने वाला पहला व्यक्ति था वाघपति राज, प्रतिहारों को परास्त किया था, ये बात इनकी याद रखना। और इसके बाद इनका शासक बनता है, एक शासक बनता है सिंहराज। अब ये सिंहराज ने ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। ठीक है, ये इनकी बात हो गई। अब इनमें जो सबसे खास प्रतापी शासक बनता है अब तक के सांबर के चौहानों में, वो बनता है सिंहराज के बाद विग्रहराज द्वितीय चौहान। विग्रहराज द्वितीय, ये जो है पहला
प्रतापी और प्रभावशाली शासक बनता है, बड़ा प्रभावशाली और प्रथम प्रतापी शासक बनता है, प्रथम प्रतापी शासक बनता है। कौन? विग्रहराज द्वितीय। ठीक है। इन्होंने चालुक्य शासक था जिसका नाम था मूलराज। चालुक्य शासक था मूलराज। इन्होंने मूलराज को परास्त किया था। कौन? विग्रहराज द्वितीय। भृगु कच्छ में इन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका नाम था आशापुरी का मंदिर। आशापुरी का मंदिर किसने बनवाया? तो याद रखना, विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरी का मंदिर बनवाते हैं। अब देखो, अपने जिक्र कर लेते हैं अजयराज की। अजयराज, तो देखो, अजयराज डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहानों का दूसरा प्रतापी शासक कौन था? तो याद रखना, अजयराज था। ठीक है। और इनके काल को चौहानों के साम्राज्य का निर्माणकारी काल है। चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल के नाम से भी इनके साम्राज्य को जानते हैं। इनका जो शासन रहता है वो कब से कब रहता है? तो याद रखना, 1113 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। आगे जाकर याद रखना, इन्होंने 1113 को याद रखना, तो 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर नगर को बसाया और अजमेर नगर को बसाने के बाद इन्होंने अजमेर को राजधानी बनाने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो अजयराज था। अब इनके बारे में आगे बताया कि इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। किन्होंने? अजयराज ने। अब देखो, अजय मेरू दुर्ग के निर्माण में कुछ विवाद है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में एक शासक होता है अजयपाल। इस अजयपाल ने ही अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। लेकिन एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। वो कहते हैं कि जो अजय मेरू दुर्ग है इसका निर्माण करवाता है अजयराज। और इन्होंने प्रमाण क्या दिया कि जो इनका नाम है अजयराज, इसी नाम के आधार पर ही इन्होंने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब देखो, आगे जाके अपने अजय मेरू दुर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अजय मेरू दुर्ग के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो अजय मेरू दुर्ग कहाँ पर बना है? तो बीठली पहाड़ी पर बना है। कौन सा दुर्ग? अजय मेरू दुर्ग बना है। इसी को कहते हैं गढ़ बीठली पहाड़ी। अब ये गढ़ बीठली क्यों पड़ा? क्योंकि इस पर एक गढ़ दुर्ग निर्माण हुआ, अजय मेरू दुर्ग, जिसके कारण इसका नाम गढ़ बीठली पड़ता है। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है बिस्प हैबर। ये जो बिस्प हैबर है ये कहते हैं कि अजमेरू दुर्ग होता है वो राजस्थान का क्या है? राजस्थान का जिब्राल्टर।
राजस्थान का जिब्राल्टर है। कौन सा दुर्ग? अजय मेरू दुर्ग है राजस्थान का जिब्राल्टर। किसके अनुसार? विश्व हैबर के अनुसार। और अजय मेरू दुर्ग के अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो याद रखना, इसको तारागढ़ दुर्ग, इसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इसको पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है, ये इनके उपनाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में आगे जाके बात करें कि दुर्ग का तारागढ़ नाम क्यों पड़ता है। इस दुर्ग का तारागढ़ नाम में भी कुछ विशेष है। तारागढ़ नाम की बात करें, तारागढ़ नाम क्यों पड़ता है? तो देखो, एक मेवाड़ का राणा था, मेवाड़ का एक राणा था जिसका नाम था रायमल। मेवाड़ का राणा था जिसका नाम था रायमल, और रायमल का पुत्र था राणा सांगा, जो महत्वपूर्ण मतलब प्रसिद्ध हुआ। उसका भाई था, उसका भाई का नाम था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। इस पृथ्वीराज के द्वारा, पृथ्वीराज के द्वारा इस दुर्ग का कुछ भाग बनवाया गया, कुछ भाग बनवाया, कुछ भाग बनवाया गया। तो इनकी एक पत्नी थी, इनकी एक पत्नी थी तारा। उस पत्नी के नाम पर इसका नाम पड़ गया तारागढ़, इसका नाम पड़ गया तारागढ़, ठीक है। मेवाड़ का राणा रायमल, उसका बेटा, जैसे राणा सांगा का भाई पृथ्वीराज, उसके द्वारा कुछ भाग का निर्माण करवाया गया। और इस निर्माण के बाद इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था तारा, उस तारा के नाम पर तारागढ़ पड़ गया था। अब इनके बारे में आगे जाके इस दुर्ग को क्या कहते हैं, इस दुर्ग को अपने उपनाम की चर्चा कर ली। तो जो अजय मेरू दुर्ग है, इसमें मीरान साहब की दरगाह है। अजय मेरू दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग है, इसमें मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है, ठीक है। और घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार है, ठीक है। और पृथ्वीराज का स्मारक है, पृथ्वीराज का स्मारक है किसमें? अजय मेरू दुर्ग में पृथ्वीराज का स्मारक है। रूठा रानी उमादे की छतरी, रूठी रानी, रूठी रानी उमादे की छतरी, उमादे की छतरी किस दुर्ग में है? अजमेरू दुर्ग में। और नाना जी का जालरा, नाना जी का जालरा, नाना जी का जालरा, ये जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो किस दुर्ग में हैं? तो याद रखना, अजय मेरू दुर्ग के अंदर हैं, ठीक है। अब अजय मेरू दुर्ग के बारे में अपने चर्चा कर ली। अब आगे जाके बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर में है ना, अजमेर में जो शासक है अजय राज, जो शासक है अजय राज, उसने कुछ सिक्के चलवाए थे, ठीक है। उन सिक्के चलाए थे, इनके लिए एक टकसाल की स्थापना की, एक टकसाल की स्थापना करते हैं, टकसाल की स्थापना करते हैं, टकसाल की स्थापना करवाते हैं। तो यहाँ पर अजय प्रिय द्रुम्स नामक सिक्के भी चलाए, यहाँ पर अजय प्रिय और द्रुम्स नामक सिक्के चलवाते हैं, द्रुम्स नामक सिक्के चलवाए किसने? अजय राज ने। द्रुम्स नामक सिक्के चलवाए अजय राज ने। और उनके ऊपर नाम लिखते हैं, उसके ऊपर उनका एक नाम लिखते हैं, वो नाम लिखते हैं। इनकी एक रानी थी, इस रानी का नाम था सोमलेखा, सोमलेखा, सोमलेखा या सोमल देवी। इस सोमल देवी का नाम इन अजय प्रिय या द्रुम्स नामक सिक्के पर इनका नाम लिखते हैं। अब आगे जाके इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो अजय राज है, अब युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। तो अजय राज ने आगे जाकर याद रखना, अजय राज। अब देखो आगे जाके इनके बारे में याद रखना कि इन्होंने एक मालवा का परमार शासक था,
मालवा का परमार शासक जिसका क्या नाम था, नरवर्मन, जिसका था नरवर्मन। और एक शासक था जो अनहिल पाटन का, किसका, अनहिल पाटन का एक शासक था, अनहिल पाटन का शासक जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। इन दोनों शासकों को हराया था अजय राज ने। किनको हराया था, मालवा के नरवर्मन को, और अनहिल पाटन के जो शासक था, अनहिल पाटन का शासक वो चालुक्य शासक था, ये भी याद रखना, चालुक्य शासक था, ये भी बात याद रखना। मूलराज सेकंड को हराता है। इसके बाद इनके बारे में बताया गया कि जो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय है, इसके अनुसार बताएगी कि मालवा के राजा नरवन के सेनापति को, नरवर्मन का जो सेनापति है, नरवर्मन का सेनापति जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था सुलहण, सुलहण। इस सुलहण को घोड़े पर बांधकर अजमेर लेकर गया था, बांधकर अजमेर ले गया था। ये बात याद रखना। अब आगे जाके जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख, इसके अनुसार बताया गया, शिलालेख इसके अनुसार बताया गया कि इन्होंने श्रीमार्ग या इसको बोलते हैं श्रीपंथ, ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में बयाना भरतपुर में है। तो श्रीमार्ग श्रीपंथ के शासक चचिंग सिंघल तथा यशोराज को हराया था, यशोराज को भी हराया था। किसने, अजय राज ने। ठीक है। और इसके बाद इनके बारे में बताएगी, जो पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजमेर नगर बसाया, अजमेर की राजधानी बनाई। ठीक है। अजय राज ने इसके बाद अपने पुत्र को सिंहासन दिया, अजय राज ने अपने पुत्र को सिंहासन देता, अजय राज अपने पुत्र को सिंहासन देते हैं, अपने पुत्र को सिंहासन देते हैं और खुद क्या करते हैं, पुष्कर में चले जाते हैं, पुष्कर नामक स्थान पुष्कर नामक तीर्थ में तपस्या के लिए निकल जाते हैं। अब शासक बनता है इंपॉर्टेंट अर्णोराज या आनवजी। अब शासक बनता है, इनका जो शासन की बात करें तो इनका शासन कब तक रहा था, तो सबसे पहले इनके शासन की जिक्र कर लेते हैं। तो इनका शासन रहा था 1130 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। इन्होंने क्या किया, अजमेर में क्या, आना सागर झील का निर्माण करवाया, आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो अर्णोराज ने करवाया। इनके बारे में बताया जाता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार आना सागर झील का निर्माण, आना सागर झील का निर्माण 1133 से 1137 ईस्वी तक होता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया गया कि इसका निर्माण 1135 से 1137 ईस्वी तक होता है। दोनों अलग अलग मत है और दोनों इम्पोर्टेंट है। अब ये आना सागर झील का निर्माण किस लिए करवाया गया, तो देखो आना सागर झील का निर्माण किस लिए करवाया गया, तो इस बात का याद रखना। तो इन्होंने जो तुर्क सेना के द्वारा जो नरसंहार किया गया, उसके बाद जो धरती खून से रंग गई थी, खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए
किसका निर्माण करवाया? अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। अब ये अन्ना सागर झील कहाँ है? तो ये नाग पहाड़ी व तारागढ़ पहाड़ी के मध्य, तारागढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है आना सागर झील। ठीक है। अब ये आना सागर झील के किनारे, इस आना सागर झील के किनारे मुगल सेना शासक किनारे एक मुगल शासक था, जिसका क्या नाम था? मुगल शासक जिसका नाम था जहांगीर। इस जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग का निर्माण करवाया कहाँ? आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील के किनारे मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस दौलत बाग को किस नाम से? तो इसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी उद्यान में, इस सुभाष उद्यान में ही नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ थी, जिसका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। इस अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। ठीक है। ये बात याद रखना। और शाहजहां ने ही आगे जाके इसका, जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बनता है। शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की क्या बनवाई? 12 दरिया बनवाई। 12 दरिया बनवाई। किसने? शाहजहां ने अन्ना सागर झील के किनारे। अब देखो, अर्णोराज का जिक्र कर रहे थे, तो अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था। ये बात याद रखना, शैव धर्म का अनुयायी था अर्णोराज। ये भी याद रखना। और ये शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण फिर भी इन्होंने पुष्कर में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं अर्णोराज। अनुयायी था शैव धर्म का, लेकिन पुष्कर में वराह का मंदिर निर्माण करवाते हैं। अब ये जो वराह मंदिर है, इसको जीर्णोद्वार, ये मतलब टूट गया था, जिसका जीर्णोद्वार कौन करता है? तो याद रखना, समर सिंह। इसका जीर्णोद्वार समर सिंह के द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो मुगल सम्राट जहांगीर था, जो वराह मंदिर में विष्णु की मूर्ति लगी थी, उसको पानी में फिकवा दिया। किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने। ठीक है। अब आगे जाके अर्णोराज के जो दरबार में साहित्यकार थे, अर्णोराज के जो दरबार में जो महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, वो थे जिनका नाम था देवबोध व धर्मकोश। ये दोनों साहित्यकार किनके शासन में थे? तो याद रखना, अर्णोराज के। अब याद रखना, आगे जाके इनकी बात करें तो चालुक्य शासक 1134 ईस्वी में, चालुक्य शासक 1134 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह से राज्य की सीमा के कारण एक विवाद होता है। किसके साथ? चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह के साथ। अब यहाँ पर क्या होता है? युद्ध होता है। इसके बाद यहाँ सीमा विवाद होता है, युद्ध होता है, और अर्णोराज इस युद्ध में विजय हो जाता है। ठीक है। अब विजय होने के बाद सिद्धराज जयसिंह ने
अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ? अर्णोराज के साथ करवाया। अर्णोराज के साथ करवाया। किसने? सिद्धराज जयसिंह ने। ठीक है। चालुक्य से, कुमारपाल चालुक्य के साथ विवाद को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया? अर्णोराज ने अपनी पुत्री जिसका नाम था जलहण, का विवाह किसके साथ? कुमारपाल के साथ कर देते हैं। कुमारपाल के साथ कर देता है। कौन? अर्णोराज। ठीक है, अपने विवाद को समाप्त करने के कारण। अब अर्णोराज में कितने पुत्र थे? अर्णोराज के 4 पुत्र थे। ठीक है, अर्णोराज के 4 पुत्र थे, जिनमें विग्रहराज चतुर्थ सबसे शक्तिशाली था। जिसमें विग्रहराज चतुर्थ है वो सबसे शक्तिशाली था। और इन्होंने अपने भाइयों को गद्दी से हटाकर क्या करता है? शासक बनता है। अब ये जो अर्णोराज का बड़ा पुत्र था जगदेव, ठीक है, याद रखना यहाँ पर अर्णोराज का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था जगदेव। जिसका क्या नाम था? जगदेव ने क्या की? अर्णोराज की हत्या कर देता है। कौन? जगदेव। तो चौहानों का पितृहंता कौन हो गया? चौहानों का पितृहंता हो गया अर्णोराज का बेटा जगदेव। अब शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है। अब देखो, इनका शासन रहता है 1153 से। 1163 ईस्वी तक। जगदेव को हराकर इनका बड़ा भाई था, जगदेव को हराकर गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इनका जो काल था, इनके जो काल की बात करें, इनका जो शासन काल था वो चौहानों का कला व साहित्य की दृष्टि से चौहानों का सवर्ण काल था। सवर्ण काल था। कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहानों का कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात बनती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इन्होंने 1157 ईस्वी में दिल्ली, इसी को बोलते हैं दिल्ली का, या इसी को बोलते हैं योगनीपुरम। दिल्ली का या योगनीपुरम। इसमें तोमर वंश के शासक था जिसका नाम था तंवर। तोमर वंश का शासक नाम था तंवर तथा असीमिका या असीका, ये यहाँ लिख देता हूँ। असीका मतलब हाँसी का जो शासक था उसको हराकर विजय प्राप्त करी थी। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। दिल्ली का को जीता, तोमर वंश के शासक तंवर को हराया। ठीक है, अब इनके जो दिल्ली विजय है उसकी पुष्टि कौन करता है? दिल्ली विजय की पुष्टि करता है बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, ये बात याद रखना। अब आगे जाके जो विग्रहराज चतुर्थ ने 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ ने
1163 ईस्वी में 1163 ईस्वी में दिल्ली में शिवालिंग स्तंभ दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया 1163 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और इस अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ ने विष्णु का अवतार बताया। विष्णु का अवतार कहा गया किसमें? विष्णु का अवतार किसमें कहा गया? जो शिवालिक अभिलेख है, स्तंभ लेख है, उसमें। और विग्रहराज ने नाडोल पर, इसके बाद विग्रहराज था वो नाडोल पर आक्रमण करता है। नाडोल पर आक्रमण करता है। नाडोल पर आक्रमण करता है और नाडोल पर उस समय शासक होता है कुंतपाल। उस समय शासक होता है कुंतपाल। इस कुंतपाल को भी हरा देता है। कुंतपाल को भी हरा देता है और जालोर को भी जीतता है। जालोर को भी जीतता है और पल्लिका को भी जीतता है। पल्लिका, ये दो क्षेत्र हैं, इनको भी विग्रहराज चतुर्थ जीत देता है। अब आगे जाकर विग्रहराज जो था उपाधि मिलती है विग्रहराज इसी को बोलते हैं बिस्सल देव। विग्रहराज इसी को बोलते हैं बिस्सल देव। इनको अलग अलग जो उपाधियां धारण की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण देखो जिक्र कर लेते हैं इनको। परम भट्टारक की उपाधि मिली। परम भट्टारक की उपाधि मिली। परमेश्वर की उपाधि मिली। इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली। महाराजा धीराज की उपाधि मिली। ठीक है, किनको? विग्रहराज चतुर्थ को। जयानक कवि था जिन्होंने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा। कवि बांधव के नाम से जाना जाने लगा। 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस विग्रहराज चतुर्थ ने जो चतुर्थ था, इसने अजमेर में कंठाभरण नामक एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे तोड़ देता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो सेनापति है, जो गुलाम है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है, वो जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर क्या बना देता है? मस्जिद का निर्माण करवा देता है। यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा देता है और यहाँ पर फारसी अभिलेख भी उत्कीर्ण कर देता है। राजस्थान में प्रथम अभिलेख है जो प्रथम फारसी अभिलेख है वो कहाँ है? तो वो कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला या 2.5 दिन के झोंपड़े में है। अबू बकर इस 2.5 दिन के झोंपड़े की डिजाइन को अबू बकर है जो इस 2.5 दिन के झोंपड़े की जो मस्जिद है जो बनाई थी, मस्जिद है, इस मस्जिद की डिजाइन बनाई थी। और कनिंघम व फ्यूरर ने इसके बाहरी हिस्से का निर्माण करवाया। बाहरी हिस्से का निर्माण करवाते हैं कनिंघम और फ्यूरर ने। अब जो जॉन मार्शल कहते हैं कि
ये इसका निर्माण 2.5 दिन में होने के कारण इसका नाम पड़ता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों पड़ता है? जॉन मार्शल कहता है इसका निर्माण 2.5 दिन में होने के कारण। अब जो पर्सी ब्राउन है, पर्सी ब्राउन नामक एक विद्वान है, पर्सी ब्राउन नामक एक विद्वान है, वो कहते हैं कि ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यहाँ पर पंजाब के शाह पीर का उर्स लगने के कारण इसका नाम पड़ता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा इसका नाम पड़ता है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अपने जिक्र कर रहे थे 2.5 दिन के झोंपड़े की, 2.5 दिन के झोंपड़े के अपने जिक्र कर रहे थे। तो इस 2.5 दिन के झोंपड़े की बात करें तो जो एक नाटक था सोमदेव कृत, जिसका नाम था सोमदेव के द्वारा लिखा गया, सोमदेव कृत एक नाटक था जिसका नाम था उसका नाम था ललित विग्रहराज, जिसका नाम था ललित विग्रहराज। इस ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ इस 2.5 दिन झोंपड़े के अंदर एक मंदिर है। इस 2.5 दिन के झोंपड़े के के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है सरस्वती मंदिर। इस सरस्वती मंदिर की सीढ़ियों पर, दीवार के ऊपर, सरस्वती मंदिर की दीवार पर सोमदेव कृत ललित विग्रहराज की कुछ पंक्तियाँ मौजूद हैं। और बिसलदेव के द्वारा, ठीक है, बिसलदेव के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत में नाटक है हरकेली। संस्कृत में नाटक है जिसका नाम है हरकेली नाटक। हरकेली नाटक जो संस्कृत में है, जिसका आधा भाग है वो कहाँ लिखा गया? आधा भाग है वो लिखा गया इस 2.5 दिन के झोंपड़े में लिखा गया। ठीक है, और जो इसका आधा भाग है 2.5 दिन के झोंपड़े की, 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों में है। और इसका आधा भाग कहाँ है? और इसका आधा भाग कहाँ है? तो आधा भाग ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की स्मारक पर, राजा राम मोहन राय के स्मारक पर स्थित है, या उत्कीर्ण है। बिसलदेव का जो हरकेली नाटक है उसकी कुछ पंक्तियाँ राजा राम रॉय के स्मारक पर भी उत्कीर्ण है। कर्नल जेम्स टोड कहता है इस 2.5 दिन के झोंपड़े के लिए, कहता है कि मैंने राजस्थान में इतनी सुंदर या इतनी प्राचीन व सुरक्षित इमारत नहीं देखी। ठीक है, किनके बारे में कहता है? तो 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा जाता है। और राजस्थान की पहली मस्जिद है, राजस्थान की पहली मस्जिद है, इस मस्जिद है जो 16 खंभों का महल भी कहते हैं। 16 खंभों का महल भी कहते हैं किसको? 2.5 दिन को झोंपड़े को कहते हैं। अब बिसलदेव की अपने चर्चा कर रहे थे, मतलब विग्रहराज की चर्चा कर रहे थे अपने विग्रहराज की। तो देखो, विग्रहराज को कवि बांधव कहते हैं, विग्रहराज को कहते हैं कवि बांधव। अब ये कवि बांधव की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है, उपाधि दी जाती है जयानक भट्ट के द्वारा। कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट के द्वारा। अब ये क्यों उपाधि दी जाती है? क्योंकि बिसलदेव या विग्रहराज था, जो बिसलदेव था वो कवियों व विद्वानों का आश्रयदाता था, विद्वानों का
आश्रय मतलब संरक्षण देता था, आश्रय दाता था। इसके कारण जयनक भट्ट ने इनको कवि बांधव की उपाधि दी थी। और विग्रहराज चतुर्थ का मतलब विशलदेव का संस्कृति में एक नाटक था जिसका नाम था हरकेली। हरकेली हरिकेली नाटक विशलदेव का था। हरकेली नाटक भी विशलदेव का था। विशलदेव का जो दरबारी कवि था जिसका नाम था सोमदेव। इस सोमदेव ने रचना किसकी की? तो ललित विग्रहराज की दरबारी कवि विशलदेव के कवि सोमदेव ने रचना करी थी। ठीक है। इसके बाद विशलदेव रासों के रचयिता विशलदेव रासों के रचयिता कौन से हैं? तो नरपति नालह इसके रचयिता हैं। अब इनके बारे में आगे बात करें तो विशलदेव जो था पहला शासक था। विशलदेव था विग्रहराज था जो दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था विग्रहराज चतुर्थ था। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ को जैन विद्वान धर्म घोष सूरी के प्रभाव के कारण इन्होंने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। किसने? विग्रहराज या विशलदेव चतुर्थ ने। और इन्होंने बिसलसर झील का निर्माण करवाया। बिसलसर झील का निर्माण भी करवाया जिसका अर्थात बिसलिया अथवा बिसलिया भी कहा जाता है। इसको बिलसिया या इसको बिसलिया भी कहा जाता है। अब आगे जाकर अपने पढ़ते हैं। इसके बाद जो अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे वो है पृथ्वीराज सेकंड, उसके बाद सोमेश्वर चौहान और इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय के बारे में अपने चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।